शराबा मच रहा है तो भैया कहीं ऐसी शांत जगह पे चले जाइए, ठीक है, आराम से फ्रिज में तकिया लगा के हेडफोन लगा के और लेट जाइए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए और बस स्क्रीन की तरफ देखते रहिए। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। कोई कॉपी कोई किताब नहीं चाहिए, सिर्फ एयरफोन लगा लीजिए। इसको इसको समझने के बाद आपको उत्पाद विधि का एक भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है आपको नहीं होने वाली है, इस बात की तो गारंटी है। देखिए, तो बात वो तो कही है, मुद्दे की बात करते हैं। हमारे मुद्दे का नाम था राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ। जब मैं आपको आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था, कि भाई उसकी ना 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहली जो होती है वो होती है प्रोडक्शन, फिर होती है इनकम और फिर जो होती है एक्सपेंडिचर। पहले उत्पादन होता है, फिर आय का सृजन होता है और फिर जो है व्यय का सृजन होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि आय के चक्रवाह के अंदर तरीके की अवस्थाएं होती हैं और मैंने ये भी बताया था उत्पादन, आय और व्यय ये सब आपस में क्या होते हैं, ये सब आपस में जो हैं बराबर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियाँ। कहीं आप बोलो कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था तीनों भी आपस में क्या होते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय आय को हम 3 विधियों से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो विधियां हैं राष्ट्रीय आय को फाइंड आउट करने की वो 3 है। 3 ही क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं, उत्पादन होता है, फिर आय होती है और फिर व्यय होता है। इस वजह से 3 ही मेथड होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते, ना तो 4 होते और ना ही 3 से कम होते। और मेथड के नाम भी क्या क्या है यहाँ पे बता दिया है। सबसे पहला जो होता है वो होता है उत्पाद विधि, दूसरा होता है आय विधि और तीसरा जो होता है ये होता है आपका व्यय विधि। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीनों के तीनों मेथड के नाम जो भी मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला जो है ये है उत्पाद विधि, दूसरा जो होता है ये होता है आपका आय विधि और तीसरा जो होता है ये होता है आपका व्यय विधि। ठीक है जी, ये 3 तरीके की विधियाँ होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। NFIA की फुल फॉर्म होती है भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये होती है केशव। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे, सारा का सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। हम आज जो पढ़ने वाले हैं, जिस मेथड को पढ़ने वाले हैं वो उत्पाद विधि को पढ़ने वाले हैं कि उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये जो उत्पाद विधि है ना, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसके नाम ही यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमारे घर में होते हैं ना बाबू, सोना, मोना, कालू, मोलू, वोलू, ऐसे इसके भी कई सारे नाम होते हैं। तो मैं पहले इसके नाम ही यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके नाम एक तो उत्पाद विधि है। ठीक है, आप इसको जो है मूल्य वृद्धि विधि भी कह सकते हो, मूल्य वृद्धि विधि भी कह सकते हो। ठीक है, या आप इसको जो है वर्धित मूल्य विधि भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी इसी का ही नाम है। या आप इसको जो है शुद्ध उत्पाद विधि ये भी कह सकते हो। ठीक है, या आप इसको जो है औद्योगिक उद्गम विधि ये भी कह सकते हो। ये सब इसी के ही नाम है, लेकिन जो मोस्टली जो फेमस होते हैं वो 3 हैं। ठीक है, औद्योगिक उद्गम विधि ये भी कह सकते हो इसको। 3 नाम इसके बेसिकली फेमस हैं, उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि या वर्धित मूल्य विधि, इस नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसके नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आय विधि के भी हो रहे हैं, लेकिन आय विधि तो आय विधि से ही जानी जाती है और व्यय विधि से ही जानी जाती है। इसके ध्यान रख लीजिएगा, ये 3 एग्जाम में कभी कभार लिख के आते हैं। वो पता लिख के आता है वर्धित मूल्य विधि, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या आ गया। आय विधि में और कुछ नहीं आएगा, आय विधि आएगा, व्यय में व्यय आएगा। अच्छा,
अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था नेशनल इनकम, या जिसने भी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सबसे पहले ये समझना है, मैंने वहाँ पे भी आपको ये बताया था कि सबसे पहले घरेलू निकलता है, उसके बाद रास्ते पे जाते हैं हम। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले घरेलू को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद रास्ते पे आते हैं। पहले अगर आपको नेशनल निकालना है, आपको अगर रास्ते निकालना है, तो रास्ते को निकालने से पहले आपको जो है घरेलू को जो है सर ये किसकी विधियां हैं, ये जो विधियां हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो है राष्ट्रीय आय के आंकलन की विधियां। ये इसकी विधियों के नाम है। राष्ट्रीय आय को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, उत्पाद विधि से, आय विधि से और व्यय विधि से। आप लेट आए हो इस वजह से, और आपको जल्दी आना था। तो मैंने बोला सबसे पहले जो है, सबसे पहले घरेलू निकला है, उसके बाद घरेलू को कन्वर्ट किया जाता है राष्ट्रीय के अंदर। तो पहले मेरे को क्या निकालना है, पहले मेरे को घरेलू निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ये कह सकते हो मेरे को घरेलू उत्पाद निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, ये कह सकते हो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले घरेलू आय निकालनी है मेरे को। यहाँ पे सबसे पहले अगर राष्ट्रीय आय निकालनी है तो पहले घरेलू आय निकालनी है, अगर राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो पहले घरेलू उत्पाद निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी व्यय की अगर बात करें तो पहले जो है, पहले डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, तब जाके नेशनल आएगा। ठीक है, तो पहले निकलेगा घरेलू व्यय, लिख दीजिए, चाहे तो ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद उस घरेलू को कन्वर्ट किया जाता है रास्ते के अंदर। तो ये जो अगर मेरे को घरेलू निकालना है, आपको सबसे पहले याद रखना है, अगर मैं इस मेथड से क्वेश्चन को कर रहा हूँ उत्पाद विधि को, तो मेरे को घरेलू के अंदर क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को घरेलू के अंदर निकालना पड़ेगा जीडीपी एट एमपी। ये मुझे वर्ड फाइंड आउट करना है, जीडीपी एट एमपी। अगर मैं आय विधि से क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो मेरे को फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी। क्यों फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो जो 8 वर्ड होते हैं, उस 8 वर्ड में से घरेलू आय किसको कहते हैं, एनडीपी एट एफसी को कहते हैं। और अगर मैं व्यय विधि से क्वेश्चन को कर रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर मेरे को रास्ते पे जाना है, या कुछ भी XYZ 8 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, कुछ भी आपको निकालना है उस 8 वर्ड में से, पहले मेरे को, मेरे पास जो टूल है, मेरे पास जो हथियार है वो है ये आपके पास टूल है। ठीक है, बिना इस टूल के, बिना इस हथियार के आप 8 वर्ड हैं, तो एक तो मैंने यहाँ लिख ही दिया मेथड के अकॉर्डिंगली, वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए, आप नहीं निकाल सकते, इम्पॉसिबल है। आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, आपको ये चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके ये निकालिए, जिस भी मेथड का वो क्वेश्चन है। अच्छा, आय विधि और व्यय विधि की तो हम अभी बाद में बात करते हैं, हम अभी यहीं पे बात करते हैं उत्पाद विधि की। हम अभी आज उत्पाद विधि को करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यार यही क्यों निकालना है, जीडीपी एट एमपी, और भी तो वर्ड है ना, जीडीपी, एनपी और एनडीपी, ये वो फलाना ढिमकाना, और भी तो थे, इसी में ऐसी क्या खास बात है। तो इसका मतलब क्या होता है जीडीपी एट एमपी का, मुझे घरेलू उत्पाद निकालना है। घरेलू उत्पाद का क्या मतलब होता है कि एक साल के अंदर अंदर एक अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं, ये जीडीपी एट एमपी का मतलब है, और वही घरेलू उत्पाद होता है। इस वजह से मेरे को जीडीपी एट एमपी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और बाकी सब वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, इसलिए उनका यहाँ पे कोई भी लेना देना जो है, इसलिए इनका यहाँ पे कोई भी लेना देना जो है नहीं है। तो सर यार क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम, एनएफआईए में लगे हुए हो। एनएफआई और विदेशों से प्राप्त कारक आय दोनों एक ही होगा क्या, यार अभी तुम रुक जाओ यार, तुम क्या पता नहीं क्या करते हो, अभी आप भूल जाइए एनएफआई, अभी आप यहाँ देखिए। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, तुम आप एनएफआईए में लगे हुए हो, आप जो है सबसे पहले
जीडीपी एट एमपी क्यों निकालना है ये समझिए। जीडीपी एट एमपी आपको इसलिए निकालना है क्योंकि ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये आपको ये बता रहा है कि एक साल के अंदर अंदर एक अर्थव्यवस्था में कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तुएं बनी हैं जो मुझे चाहिए, इसलिए मेरे को यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। आपके पास उत्पाद विधि के अंदर जो टूल है वो है जीडीपी एट एमपी, आय विधि के अंदर ये है और व्यय विधि के अंदर ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मुझे ये चाहिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे यहाँ पे, मुझे चाहिए जीडीपी एट एमपी, ये मुझे चाहिए। कैसे निकलेगा ये? उत्पाद विधि हम कर रहे हैं, पहले मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। हम पहले जो कर रहे हैं मेथड का जो नाम है आज, ये है उत्पाद विधि, ठीक है। उत्पाद विधि का हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला उत्पाद विधि के अंदर अगर आपको कुछ भी चीज़ निकालनी है उस 8 वर्ड में से, आपके पास ये होना चाहिए। अगर ये है तो आपके पास सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा, कुछ भी। पहले ये निकलेगा, उसके बाद जो भी, अगर रास्ते पर जाना है उसके बाद हम इसको कन्वर्जन कर लेते हैं तो ये रास्ते में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रास्ते का अगर चाहिए तो रास्ते का निकल जाता है, और रास्ते का अगर चाहिए तो रास्ते का निकल जाता है। कुछ भी अगर चाहिए वो मैं कन्वर्जन कर लूँगा और वो निकल जाएगा बेसिक फॉर्मूलों की मदद से, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होती है, क्या होता है, वो सब अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो मेरा जो मेथड का नाम है आज, ये है उत्पाद विधि। क्या निकालना है मेरे को? मुझे निकालना है जीडीपी एट एमपी। हाउ टू फाइंड जीडीपी एट एमपी इन प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, ये आपको सीखना है। जीडीपी एट एमपी किस तरीके से निकलता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। मुझे ये पता है एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है प्राथमिक। दूसरा जो क्षेत्र होता है, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका द्वितीयक, द्वितीयक, अरे यार द्वितीयक, हाँ जी। और तीसरा जो होता है, देख लेना द्वितीयक कैसे लिखते हैं। और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं तृतीयक। तृतीयक को क्या कहते हैं? तृतीयक को जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तृतीयक को जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है जी। 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं। जीडीपी क्या होती है? एक साल के अंदर अंदर इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया है, इट्स कॉल्ड जीडीपी। प्राथमिक के अंदर क्या आता है? प्राथमिक के अंदर बेटा बेसिकली कृषि को शामिल किया जाता है। द्वितीयक के अंदर क्या आते हैं? उद्योग आते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और तृतीयक के अंदर क्या आते हैं? तृतीयक के अंदर भी उद्योग आते हैं जो कि क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं जो अपनी सेवा प्रदान करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको क्या समझना है, ये क्या करता है? कृषि क्षेत्र, ये वस्तु का निर्माण करता है। ये क्या करता है? ये भी वस्तु का निर्माण करता है। ये क्या करता है? ये सेवा का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ के जो उत्पादक हैं, मतलब जितने भी किसान हैं, ये कह सकते हो कृषि क्षेत्र आता है बेसिकली इसके अंदर। और भी आता है, ऐसे नहीं है, मुर्गी पालन वगैरह और भी कई चीज़ें आती हैं, बेसिकली कृषि को शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक हैं वो क्या करते हैं? वो बेटा वस्तु बनाते हैं, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं, जिनके अपने उद्योग हैं, वो क्या करते हैं? वो वस्तु बनाते हैं, ठीक है जी। और तृतीयक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस देती हैं, वो सर्विस देते हैं। इन तीनों उत्पादकों ने, तीनों सेक्टरों के उत्पादकों ने एक साल के अंदर अंदर जितनी भी वस्तु और जितनी भी सेवा प्रोड्यूस करी होती है वो जीडीपी होती है। अच्छा जी, तो मुझे क्या करना है? मुझे ये पता करना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर टोटल कितनी वस्तु बनी है।
इसी तरीके से मुझे ये पता करना है द्वितीयक क्षेत्र के अंदर कितनी वस्तु बनी है। इसी तरीके से मुझे ये पता करना है तृतीयक क्षेत्र के अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की सर्विस प्रोड्यूस हुई है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू की वस्तु बनी है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर कितनी बनी है और तृतीयक क्षेत्र के अंदर कितनी बनी है, मुझे ये पता करना है और उसके बाद तीनों को जोड़ना है। ये मेरे को करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये पता करना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक हैं जो वस्तु को बना रहे हैं उन्होंने कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तु बनाई है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एक एक उत्पादक की, बेटा ध्यान से सुन लेंगे एयरफोन को कान में अच्छे से लगा के, एक एक उत्पादक की मेरे को जीवीए एट एमपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जीवीए एट एमपी। व्हाट इज जीवीए एट एमपी? जीवीए एट एमपी क्या है, जीवीए एट एमपी आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इन पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक उत्पादक ने या एक इंडस्ट्रीज ने कितनी वस्तु और कितनी सेवा का निर्माण किया है, ये आपको बताता है। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक होंगे मुझे सबका जीवीए निकालना पड़ेगा, सबका, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितनी वस्तु बनी है। मैंने बोला जीवीए क्या है, एक उत्पादक ने या एक इंडस्ट्रीज ने, उत्पादक तो इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्री तो उत्पादक की होती है, एक इंडस्ट्री ने कितनी वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, वो जीवीए होता है। तो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक हैं सबका निकाल दूंगा, प्राथमिक के अंदर भी सबका निकाल दूंगा, तृतीयक के अंदर भी सबका निकाल दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितनी वस्तु बनी है, द्वितीयक के अंदर कितनी बनी है और तृतीयक के अंदर कितनी बनी है, ये मुझे पता चल जाएगा। इसी तरीके से क्या करूंगा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी निकाल दूंगा सेकेंडरी सेक्टर का, एक एक इंडस्ट्री का, जितनी भी इंडस्ट्री होंगी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, एक एक इंडस्ट्री का, एक एक फर्म का क्या कर दूंगा, मैं सबका जीवीए निकाल दूंगा, सबके सबका। और इसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल दूंगा, जितनी भी होंगी सबका जीवीए एट एमपी कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा। व्हाट इज जीवीए एट एमपी, ये समझना है बेटा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ पहले तो। यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होती है, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। किस चीज़ को प्रदर्शित करती है, ये इस चीज़ को प्रदर्शित करती है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, लाइक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर एक उत्पादक ने कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, एक को रिप्रेजेंट करता है ये, ध्यान रखना, एक को रिप्रेजेंट करता है ये। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक होंगे सबका जीवीए निकलेगा, द्वितीयक के अंदर एक एक उत्पादक का जीवीए निकलेगा, तृतीयक के अंदर भी सबका निकलेगा, और उसके बाद मैं सबके जीवीए को जोड़ूंगा, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, तब जाके मेरे पास जीडीपी एट एमपी आएगा। इट मीन्स जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, मेरे को जीवीए एट एमपी निकालना पड़ेगा, किसका, प्राथमिक का। मेरे को जीवीए एट एमपी निकालना पड़ेगा, किसका, सेकेंडरी का, द्वितीय क्षेत्र का। मेरे को जीवीए एट एमपी निकालना पड़ेगा, किसका, सर्विस सेक्टर का, टेरिटरी सेक्टर का। तीनों का जीवीए निकालना पड़ेगा और तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, तब जाके मेरे पास जीडीपी एट एमपी आएगा। इट मीन्स जीडीपी एट एमपी सिग्मा होता है किसका, जीवीए एट एमपी का। ये यहाँ से जो है, ये यहाँ से आपको, ये प्लस का मतलब सिग्मा होता है। सिग्मा को क्या कहते हैं, सिग्मा को जो है बेटा योग कहते हैं, ठीक है। ये सिग्मा का मतलब क्या है, इसको कहते हैं सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है योग। तो ये ऐसे लिख दो प्लस करके या ऐसे लिख दो, ये एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा जी,
तो ये जीवी एट एमपी क्या है बेटा, यहाँ मैंने पी लिख दिया। पी का मतलब प्राथमिक, एस का मतलब सेकेंडरी और टी का मतलब, हाँ जी बताइए कौन कह रहा था? सर वो जीडीपी एमपी वाले इलाके वाले जीडीपी एट एमपी का क्या करना है? हाँ ये बताना सर, वो हो गया था। अच्छा, जीवी एट एमपी जो है, जीवी एट एमपी आप मुझे, मैंने ये बोला कि मेरे को उत्पाद विधि के अंदर जीडीपी एट एमपी निकालना है। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए जीडीपी क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक के अंदर कृषि आता है, द्वितीयक के अंदर उद्योग आते हैं, तृतीयक में भी उद्योग आते हैं जो सर्विस देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पादक होते हैं वो वस्तु बनाते हैं, द्वितीयक के भी वस्तु बनाते हैं और तृतीयक के भी वस्तु बनाते हैं। तो इन तीनों ने एक साल के अंदर कितनी वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, वो जीडीपी होती है। तो मेरे को ये पता करना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तु बनी है, ये मुझे पता करना है। तो मैंने बोला उसको पता करने के लिए आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंदर एक एक उत्पादक का जीवीए निकालना पड़ेगा, एक एक उत्पादक का जीवीए या एक एक इंडस्ट्री का जीवीए निकालना पड़ेगा हर सेक्टर के अंदर। तो ये जीवीए होता है जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ने कितनी मौद्रिक मूल्य की वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं हर क्षेत्र का जीवीए निकाल लूँगा, जब मैं हर क्षेत्र का जीवीए निकाल लूँगा, उसके बाद जब मैं सबको जोड़ दूंगा तो मेरे पास जीडीपी एट एमपी आएगा। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आप यहाँ पे समझिए पापा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ। एक बारी क्वेश्चन आ गया था बेटा एग्जाम के अंदर, एक बारी क्वेश्चन आ गया था एग्जाम के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो जीडीपी एट एमपी होता है ना, जीडीपी एट एमपी, आसिफ आपका अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़, आपका अनम्यूट हो रहा है। तो ये जो जीडीपी एट एमपी जो होता है, भाई जो भी आया है प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए यार। आसिफ किसका है यार ये, देखिए। तो जीडीपी एट एमपी जो है ये बड़ा होता है जीवीए एट एमपी से। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है। तो भाई ये बात ठीक है बिल्कुल। वो जीडीपी कैसे बनेगा, जीडीपी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो जीवीए होते हैं उनका सम करके निकलता है, ठीक है। तो ये जो जीडीपी एट एमपी है तो बड़ा हुआ ना, ये जो है ये बड़ा है और वो जो है वो छोटा है। क्यों? क्योंकि भाई वो उसका सम करके निकलता है। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मेरा मुद्दा ये, एक बार रिपीट कीजिएगा सर। नहीं भाई आप बहुत लेट हैं, बहुत लेट हैं आप। नहीं सर, ये सर जीडीपी एमपी इज ग्रेटर देन जीवीए एमपी का सर थोड़ा बताइए। एक आप यार बहुत लेट है, आप अभी आए हो। देखिए तो यहाँ पे जो है आपको ये ध्यान रखना है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो मेरे को हर सेक्टर के अंदर जीवीए निकालना है, जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी और जीवीए एट एमपी। जब तक जीवीए एट एमपी नहीं निकलेगा तब तक जीडीपी नहीं निकलेगा। तो मुद्दा ये है हाउ टू फाइंड जीवीए एट एमपी। भाई मेरे को तो प्राथमिक में भी निकालना है, द्वितीयक में भी निकालना है और तृतीयक में भी निकालना है, तीनों सेक्टर के अंदर जीवीए थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी यार एक मिनट रुकिए, आप उसका सबका नेट का इशू हो रहा है, अभी देखिए। तो आपको जो है ये समझना है जीवीए कैसे निकलेगा। हर सेक्टर के अंदर जीवीए निकालना है, प्राथमिक के अंदर भी, द्वितीयक के अंदर भी और तृतीयक के अंदर भी, हर सेक्टर के अंदर जीवीए निकालना है। तो जीवीए कैसे निकलता है, जीवीए एट एमपी, ये कैसे निकलेगा जीवीए एट एमपी। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, या आप इसको जो है मध्यवर्ती लागत ये भी कह सकते हो। ये इसका फॉर्मूला होता है हर सेक्टर के अंदर
प्राथमिक के अंदर भी, द्वितीयक के अंदर भी और तृतीयक के अंदर भी, तीनों सेक्टर के अंदर मेरे को ये निकालना है जीवीए एट एमपी, और उसके बाद तीनों को जोड़ देना है। प्राथमिक का भी निकालूंगा, द्वितीयक का भी निकालूंगा और तृतीयक का भी निकालूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा इस तरीके से कि भाई जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके रिगार्डिंग आपको ऐसे दे रखा होगा कि भाई इसका जो उत्पाद का जो मूल्य है, वो है 500, और इसका जो मध्यवर्ती उपभोग है प्राथमिक क्षेत्र का, ये है आपका 200। ठीक है जी। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ऐसे दे रखा होगा कि इसका जो उत्पाद का मूल्य है, मान लो ये दे रखा है आपको 1000, और मध्यवर्ती जो उपभोग है ये आपको क्या दे रखा है, मान लीजिए ये आपको दे रखा है 300। इसी तरीके से तृतीयक का भी दे रखा होगा। तृतीयक क्षेत्र में भी क्या होगा, मान लीजिए लाइक उत्पाद का मूल्य मान लीजिए 1500, और मध्यवर्ती उपभोग कितना दे रखा है, मान लीजिए 500। तीनों सेक्टर का दे रखा है। तो मेरे को अगर इसका जीवीए निकालना है, इसका जीवीए एट एमपी क्या होगा, इसका जीवीए एट एमपी जो होगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितने भी उत्पादक थे उन सब का दे रखा है। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितने भी थे, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 500 में से 200 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 300। सेकेंडरी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, इसका मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू 700, और इसका अगर मैं कैलकुलेट करूंगा जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू 1500 में से 500 गए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000। ठीक है जी। मैंने तीनों सेक्टर का जीवीए निकाल दिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे आपको दे रखा होगा तीनों का। उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती, तीनों का निकाल दिया। अब मेरे को जीडीपी चाहिए। अब मुझे चाहिए जीडीपी एट एमपी, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को जोड़ूंगा। अब क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, पहले मेरे को पर्टिकुलर सेक्टर का जीवीए निकालना है, और उसके बाद पर्टिकुलर सेक्टर का जीवीए निकालने के बाद मुझे उसको प्लस कर देना है। भाई मैंने प्राथमिक में निकाला, द्वितीयक का निकाला, तृतीयक का निकाला, प्राथमिक का इन्फो दे रखी थी, उत्पाद का मूल्य, मध्यवर्ती, द्वितीयक की भी दे रखी थी और तृतीयक की भी दे रखी थी। तो अब मैं जब इसको जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 रुपये। इट मीन्स अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 2000 रुपये। ये जो है इसका कहने का मतलब है। बट अभी मैंने आपको बताया जीवीए एट एमपी का ये फॉर्मूला होता है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती, पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब में लगाना है, सबका कैलकुलेट करके फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अच्छा जी, अभी तो मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल समझाया जहाँ पे आपको सीधा दे रखा है, उत्पाद का मूल्य भी दे रखा है और मध्यवर्ती उपभोग भी दे रखा है। उत्पाद का मूल्य हर सेक्टर का दे रखा है, प्राथमिक का भी, द्वितीयक का भी, तृतीयक का भी, हर जगह का दे रखा है आपको। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें सीधा देगा हलवा बना के प्राथमिक क्षेत्र का जी इतना है और जी द्वितीयक का इतना है, तृतीयक का इतना, जी माइनस कर दे बस। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारी किस्मत ऐसी है कि ऊँट पे बैठे इंसान को जैसे कुत्ता काट लेता है, बिल्कुल वैसी। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्ट गिवन नहीं होंगे, जैसे ये दे रखा है 500, 200, 1000, 300, ये हमें निकालने हैं। तो मुझे ये समझना है, ये जो लिखा है उत्पाद का मूल्य, अगर सीधा दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है,
फिर तो कुछ करना ही नहीं अगर सीधा दे रखा है। अगर ये सीधा दे रखा है तो फिर तो माइनस कर दूंगा डायरेक्ट, लेकिन ये सीधा नहीं दे रखा होगा। इसके अंदर वाइडर कॉन्सेप्ट है, कैसे उत्पाद का मूल्य निकलता है, कैसे मध्यवर्ती उपभोग निकलता है। जब ये सीधे नहीं दे रखे होंगे कैसे ये कैलकुलेट होंगे, तब जाके जीवे निकलेगा पर्टिकुलर क्षेत्र का, और फिर मैं उसको ऐड करूँगा तब जाके जीडीपी एट एमपी आएगा। तो मुझे ये समझना है उत्पाद का मूल्य कैसे निकलेगा, मध्यवर्ती उपभोग कैसे निकलेगा, क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसके अंदर, कैसी कैसी चीज़ें आ सकती हैं, क्या प्लस करना चाहिए, क्यों प्लस करना चाहिए, किसको प्लस नहीं करना, ये आपको ज़रा समझना है। बट उससे पहले जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, पहले आपको इतनी बात जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। पहले तो आप ये बता दीजिए कि तो हम टू फाइंड ये मूल्य दे रखा बात नहीं है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ये हमें सीधा नहीं दे रखा। ठीक, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कैसे करनी पड़ेगी जरा यहाँ पे समझिए। ये जो जीवीए एट एमपी ये जो होता है, उत्पाद का मूल्य और माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग, या आप इसको जो है मध्यवर्ती लागत ये भी कह सकते हो। मैंने बोला भैया ऐसे निकलेगा, केशव आ गया, दिलकुश आ गया, हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो है देखिए जी, हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर उत्पाद का मूल्य मेरे को ना दे रखा हो, अगर उत्पाद का मूल्य मेरे को अगर ना दे रखा हो तो मैं क्या करूँगा, कैसे निकालूंगा। अगर उत्पाद का मूल्य जो है मेरे को अगर ना, तो अगर उत्पाद का मूल्य आपको नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है दो चीज़ों की मदद लेंगे और उन दोनों चीज़ों का यूज़ करके उत्पाद का मूल्य आप निकाल सकते हो। कौन कौन सी वो दो चीज़ें हैं, सबसे पहली जो है वो है बिक्री, और दूसरी जो चीज़ है वो है स्टॉक में परिवर्तन। क्या है, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है जी। ये जो है इसका, ये दो चीज़ें हैं। अगर उत्पाद का मूल्य आपको नहीं दे रखा तो आपको ये दोनों चीज़ें दे रखी होंगी, क्या क्या, बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, ये आपको दे रखा होगा। और आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो स्टॉक में परिवर्तन होता है, इसी का जो नाम है, इसी को आप जो है माल सूची निवेश भी कहते हैं। माल सूची निवेश, जब निवेश के वो पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो स्टॉक में परिवर्तन या माल सूची एक ही चीज़ होती है। आपको क्या करना है, कहाँ प्लस लगा रहा हूँ, कहाँ गुणा लगाऊंगा, कहाँ भाग लगाऊंगा, देखते रहना। आपको क्या करना है, अगर उत्पाद का मूल्य नहीं दे रखा तो बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, और आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास निकल कर आ जाएगा उत्पाद का मूल्य। अगर आपको उत्पाद का मूल्य सीधा नहीं दे रखा तो आपको क्वेश्चन के अंदर बिक्री दे रखी होगी, और आपको क्वेश्चन के अंदर माल सूची निवेश या स्टॉक में परिवर्तन दे रखा होगा। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लेंगे, सारा ध्यान यही होना चाहिए। अब जो है हमारी किस्मत जब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है तो हमें बिक्री जो है, तो हमें बिक्री भी जो है ना, बिक्री दी भी नहीं होती। तो अब इस बिक्री के अंदर क्या होता है, अब ये बिक्री नहीं दे रखी होगी आपको, तो ये बिक्री किस तरीके से निकलेगी, ये बिक्री किस तरीके से निकलेगी, इसके अंदर दो तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है, दो तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस फर्स्ट, या तो ऐसा डेटा गिवन होगा आपको, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 2, या ऐसा डेटा गिवन होगा आपको, ठीक है जी। अगर आपको बिक्री गिवन नहीं है, बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब है आपकी, तो आपको फिर क्या दे रखा होगा, फिर आपको दे रखा होगा
कीमत प्रति इकाई, कीमत प्रति इकाई जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए उत्पादन इकाइयों, उत्पादन इकाइयों की, उत्पादन इकाइयों की बिक्री, कितनी क्वांटिटी बेची, बिक्री नहीं दे रखी, बिक्री नहीं दे रखी। इकाई का मतलब क्या? इकाई का मतलब क्वांटिटी, इकाइयों का मतलब होता है क्वांटिटी, कितनी बेची हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों दे रखा होगा, मतलब कि लाइक मैं ये बोलूँ एक पेन है वो 5 रुपए का है और मैंने 100 पेन बेच दिए, 100 पेन मैंने बेच दिए, मतलब क्वांटिटी कितनी बेच दी, 100। तो अगर मेरे को अपनी बिक्री निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, तो आपको क्या करना है, ऐसी सिनेरियो के अंदर अगर ऐसा कुछ डेटा गिवन है, कीमत प्रति इकाई और उत्पादन इकाइयों की बिक्री, तो आपको क्या करना है, आपको जो है प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो आपका जो है बिक्री आ जाएगा। कैसे है जी, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या शिवम? देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको प्राइस और हाँ जी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बिक्री नहीं गिवन है, तो अगर बिक्री गिवन नहीं है तो दो तरीके के केस हो सकते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं केस 1, आपको क्या दे रखा होगा, आपको दे रखा होगा कीमत प्रति इकाई, और दूसरा आपको दे रखा होगा उत्पादन इकाइयों की बिक्री, ये दे रखा होगा, ठीक है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी को गुणा कर देंगे तो भी बिक्री आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितनी प्राइस दे रखे हैं एक वस्तु के और जितनी क्वांटिटी बिकी है ये भी दे रखा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बिक्री का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं केस 2 की। बेटा सारा ध्यान यही होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, क्योंकि मोस्टली जो बच्चों को दिक्कत है वो इसी के अंदर है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है इसका। अब बिक्री कैसे निकलेगी, अब ये ऐसा डेटा गिवन नहीं है, ये नहीं दे रखा आपको, कीमत प्रति इकाई और उत्पादन इकाइयों की बिक्री, अब ये नहीं दे रखा। अब क्या है, अब आपको कुछ अलग ही चीज़ दे रखी है। अब आपको क्या दे रखा है, केस 2 के अंदर अगर मुझे बिक्री निकालनी है, केस 2 के अंदर अगर मुझे बिक्री निकालनी है, ठीक है। बिक्री का मतलब क्या होता है, बिक्री का मतलब जो बेची उसको बिक्री कहते हैं। तो ऐसा डेटा गिवन नहीं है, तो आपको फिर कैसा डेटा गिवन होगा, आपको फिर जो डेटा गिवन होगा, दो चीज़ें दे रखी होगी आपको। कौन कौन सी, सबसे पहला जो आपको दे रखा होगा इसको हम कहते हैं घरेलू बिक्री, ठीक है, ये आपको दे रखा होगा। और दूसरा क्या आपको दे रखा होगा, दूसरा आपको दे रखा होगा क्या दे रखा होगा, दूसरा आपको दे रखा होगा विदेशों को बिक्री। और इसको बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, विदेशों को बिक्री मतलब अपने, घरेलू बिक्री मतलब अपने देश के अंदर कितना बेचा, और विदेशों को बिक्री मतलब देशों को कितना बेचा। तो ये जो विदेशों को बिक्री होती है इसको हम बेसिकली निर्यात के नाम से जानते हैं, कि बेसिकली हमने निर्यात जो है वो कितना किया है, तो इसको निर्यात कहते हैं। तो अगर आपको बिक्री गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों गिवन होंगे, घरेलू बिक्री और निर्यात, घरेलू बिक्री और निर्यात गिवन होंगे। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बिक्री निकल के आ जाएगी, कि भाई अपने देश के अंदर कितना बेचा और दूसरे देशों को कितना बेचा, दोनों को जोड़ दूंगा तो बिक्री निकल कर आ जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, आप पहले देख लीजिएगा। अब वो आपके साथ क्या करता है, अब वो आपके साथ चालबाजी चलता है। क्या,
मैंने आपको ये बोला बेटा आपको बिक्री निकालनी है, बिक्री, ठीक है, आपको बिक्री निकालनी है, तो वो आपको क्या करता है, वो आपको बिक्री भी दे देगा और वो आपको निर्यात भी दे देगा, वो आपको बिक्री भी दे देगा और वो आपको निर्यात भी दे देगा। तो यार आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको क्या बोला, बिक्री के दो पार्ट होते हैं, घरेलू बिक्री, विदेशों को बिक्री। जो विदेशों को बिक्री होती है वो निर्यात है, वो इसका पार्ट है, इसका बिक्री का। निर्यात जो है वो बिक्री का पार्ट होती है। तो अगर उसने आपको बिक्री भी दे दी और अगर उसने आपको निर्यात भी दे दिया, तो भाई निर्यात तो उसके अंदर जुड़ा हुआ है ना, वो तो उसका पार्ट है, तो निर्यात को नहीं लेंगे। वो जानबूझकर आपको निर्यात देगा और बिक्री भी देगा ताकि आप निर्यात को जोड़ दो उसके अंदर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बिक्री है इसके दो बच्चे हैं, एक घरेलू और एक विदेशी। एक घरेलू बच्चा है और एक दूसरा फिरंगी बच्चा है, ठीक है। तो अगर बिक्री के साथ साथ निर्यात भी दे रखा है तो निर्यात को नहीं लेते हैं, ये उसी का ही तो पार्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो। अच्छा, अब और समझिए, अब क्या होता है, अब हमारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अब ये जो घरेलू बिक्री जो होती है ना, ये घरेलू बिक्री, इसके अपने कंपोनेंट होते हैं कि अपने देश के अंदर जो वस्तु बेची है, अपने देश के अंदर जो वस्तु बेची है वो किसको बेची है, इसके अपने कंपोनेंट हैं। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। घरेलू बिक्री का जो अपना कंपोनेंट होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है परिवारों को बिक्री, के भाई परिवारों को बिक्री, ठीक है, ये होता है सबसे पहला। फिर दूसरा जो होता है इसका वो होता है दूसरी फर्मों को बिक्री। क्या होता है, दूसरी फर्मों को बिक्री। और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं स्वयं उपभोग। क्या होता है, स्वयं उपभोग। स्वयं उपभोग का मतलब अगर एक उत्पादक जो वो वस्तु बना रहा है, अगर वो उसकी कंजम्पशन खुद ही कर ले, खुद ही यूज़ कर ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इट्स कॉल्ड सेल्फ कंजम्पशन या स्वयं उपभोग कहते हैं उसको। और वो भी बिक्री का पार्ट माना जाता है। अगर कोई भी उत्पादक जो वो वस्तु बना रहा है, अगर वो उसको खुद ही यूज़ कर लेता है तो वो सेल्फ कंजम्पशन कहलाती है और वो बिक्री का ही पार्ट माना जाती है। तो अगर आपको घरेलू बिक्री नहीं गिवन है, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको फिर ये 3 मुद्दे दे रखे होंगे, परिवारों को बिक्री, दूसरी फर्मों को बिक्री और स्वयं उपभोग कितना कराए। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को जोड़ देना है। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को जोड़ देना है। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा तीनों ही गिवन होंगे। हो सकता है परिवार और दूसरी फर्मों को दे रखा हो, स्वयं उपभोग ना हो सकता है परिवार और स्वयं उपभोग हो सकता है ये दोनों। जितने गिवन है उतने जोड़ देंगे, जो नहीं है उसको 0 पुट कर देंगे और मेरे पास घरेलू बिक्री आ जाएगी। अच्छा जी, लेकिन अब वो आपके साथ चालबाजी चलता है। क्या, वो आपको क्या करेगा, वो आपको घरेलू बिक्री भी दे देगा, ठीक है, वो आपको घरेलू बिक्री भी दे देगा और घरेलू बिक्री के साथ साथ ये भी दे देगा परिवारों को बिक्री या इसमें से दूसरी फर्मों को बिक्री या स्वयं उपभोग। जो इसके घरेलू बिक्री के 3 बच्चे हैं, तो वो क्या करता है, ये भी दे देगा और ये इसके 3 घटक हैं, इसमें से भी एक घटक दे देगा ताकि आप उसको ऐड कर दो, क्योंकि मैंने तो आपको ये बताया है घरेलू बिक्री का ये घटक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जो मुद्दा आपको चाहिए, आपको घरेलू बिक्री चाहिए, तो आपके पास तो वो है ना। जब आपको जो मुद्दा चाहिए वो आपके पास है और अगर उसका कोई घटक दे रखा है तो घटक को नहीं लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर घरेलू बिक्री नहीं है, ये तीनों दे रखे होंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। निर्यात दे रखा है तो ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तब जाके बिक्री आएगा। और अगर बेटा मान लो बिक्री भी दे रखी है, ये बिक्री दे रखी है और वो ऐसी भी चालबाजी चल सकता है आपके साथ, बिक्री दे रखी है और यहाँ से कोई सा घटक दे दिया, स्वयं उपभोग दे दिया, परिवारों को बिक्री दे दिया, दूसरी फर्मों को बिक्री दे दिया। अगर ऐसा चल दिया कुछ भी, तो भाई उसको कंपोनेंट को इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे को जो चाहिए, मेरे को बिक्री चाहिए और मेरे को क्वेश्चन में बिक्री दे तो रखी है, सिर्फ बिक्री लिखा होना चाहिए बेटा, घरेलू बिक्री नहीं लिखा होना चाहिए, सिर्फ बिक्री। बिक्री के आगे
ना कोई वर्ड, ना आगे वर्ड ना पीछे वर्ड, सिर्फ बिक्री लिखा होना चाहिए। अगर घरेलू लिखा होगा तो वो तो फिर अपने देश के अंदर हो जाएगी ना। बिक्री का मतलब अगर केवल बिक्री लिखा है तो मतलब अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को जितनी बेची सब है उसके अंदर। तो अगर ये भी दे दे और यहाँ से भी कोई दे दे तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। वो कंपोनेंट तो ऑलरेडी उसके अंदर जुड़ा हुआ है। मान लो बिक्री भी दे दे और स्वयं उपभोग भी दे दे तो स्वयं उपभोग को नहीं लेंगे, वो उसी का ही तो घटक है घरेलू बिक्री का, और घरेलू बिक्री तो खुद बिक्री का घटक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ अगर आपको चाहिए, बिक्री के दो घटक हैं ये और ये, अगर आपको बिक्री भी दे रखी है और इन दोनों में से कोई सा घटक भी दे रखा है तो नहीं लेंगे घटक को, बिक्री ले लेंगे। अगर घरेलू बिक्री नहीं दे रखी तो ये तीनों को ऐड कर देंगे। अगर घरेलू बिक्री भी दे रखी है और उन तीनों में से कोई सा घटक भी दे रखा है तो क्या करेंगे, घटक को नहीं लेंगे। अगर जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास है और उसका घटक दे रखा है तो नहीं लेंगे बेटा। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये आपको जो है ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाली है आगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे, ये दे देंगे ये दे देंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो बिक्री के ये सिनेरियो हो सकते हैं। ये बेटा ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है। क्वेश्चन के अंदर समझ में नहीं आता कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है, क्यों जोड़ना है क्यों इसको घटाना है। तो इस तरीके से बिक्री निकल जाएगी। अब आती है बात स्टॉक में परिवर्तन की या माल सूची निवेश की। तो सारा ध्यान यही रखेंगे, ये कैसे निकलेगा स्टॉक में परिवर्तन। इसके अंदर बेटा तीन तरीके के सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। प्रारंभिक को जो है आरंभिक भी कहते हैं, ठीक है। इस क्लोजिंग स्टॉक जितना है उसमें से ओपनिंग को माइनस कर देंगे तो स्टॉक में परिवर्तन आ जाता है। ये वैसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, ठीक है। अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक ये होगा, पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो अंतिम स्टॉक 500 है, आरंभिक स्टॉक 200 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। स्टॉक में परिवर्तन बिक्री मैंने निकाल ही लूँगा, या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा, दोनों में से कोई सा केस होगा। बिक्री को फाइंड आउट करके स्टॉक में परिवर्तन जोड़ के तब जाके उत्पाद का मूल्य आएगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लो ये नहीं है, ऐसा नहीं दे रखा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये दोनों दे रखे होंगे बेटा, ठीक है। अंतिम इतना है प्रारंभिक इतना है, ये सब दे रखा होगा आपको। अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन यहीं पे दो तरीके की वर्ड प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। कभी कभार वो क्या करता है, वो ऐसे लिख देता है इस चीज़ को, वो ऐसे लिखता है बेटा कि अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य है। अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य है, वो ऐसे लिख देगा आप, आधिक्य। मान लो ये दे रखा है 50। इस लाइन का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए। मतलब मैंने बोला या तो ये वाला केस होगा, आपको अंतिम स्टॉक दे रखा होगा इतना, आपको प्रारंभिक स्टॉक या आरंभिक स्टॉक दे रखा होगा इतना, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे आ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या है, मोस्टली तो यही होगा ये वाला, लेकिन जब थोड़ा पेपर टफ आ जाता है तो वो ऐसे लिख देता है इस चीज़ को, अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य। इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि प्रारंभिक स्टॉक की जो वैल्यू है ना वो अंतिम स्टॉक की वैल्यू से ज़्यादा है। क्या है इस लाइन का मतलब, उसने बोला अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य, मतलब प्रारंभिक स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है और अंतिम स्टॉक की वैल्यू कम है, ये इसका मतलब है। तो ये यहाँ कितना लिखा हुआ है इसने, यहाँ लिखा हुआ है बेटा 50। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो आप खुद सोचो, मैंने बोला इसका मतलब है प्रारंभिक की वैल्यू ज़्यादा है। तो बेटा जब प्रारंभिक की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, मान लो ये 200 है और प्रारंभिक अगर 500 होता तो फिगर कितनी आती बेटा, तो फिगर आती माइनस का 300। तो ये फिगर आती, मतलब जब भी प्रारंभिक ज़्यादा होगा तो फिगर नेगेटिव में आएगी। पॉजिटिव में कब आएगी, जब अंतिम ज़्यादा होगा।
तो अगर बेटा उसने ये लिख दिया अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य और यहाँ 50 लिख दिया पॉजिटिव का, तो आपको ये ध्यान रखना है इसको नेगेटिव का लेना है, नेगेटिव का 50, क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, क्लोजिंग की कम है, ये फिगर नेगेटिव की आएगी वहाँ पे। और इसी का एक और उल्टा केस होता है, इसी का एक और उल्टा है, वो उस पर लिखता है प्रारंभिक स्टॉक पर या आरंभिक स्टॉक पर, प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का आधिक्य, अंतिम स्टॉक का आधिक्य, ये लिख दिया अब उसने। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अंतिम की वैल्यू ज़्यादा है, अंतिम की वैल्यू ज़्यादा है, प्रारंभिक की कम है, तो अब पॉजिटिव में ही लेना है, अब पॉजिटिव में ही लेना है, क्योंकि क्लोजिंग की वैल्यू ज़्यादा है, ओपनिंग की वैल्यू कम है। जब क्लोजिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है ओपनिंग से तो पॉजिटिव में निकलता है डिफरेंस, और जब क्लोजिंग की वैल्यू जो है, जब क्लोजिंग की वैल्यू जो है वो कम रह जाती है, ओपनिंग की ज़्यादा होती है, तो बेटा नेगेटिव के अंदर लेना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाला है न्यूमेरिकल में। तो स्टॉक में परिवर्तन जी इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये हो गया बेटा इस वाले मुद्दे की बात, उत्पाद के मूल्य की, कि आखिर उत्पाद का मूल्य कैसे निकलेगा। बिक्री के मैंने दोनों सिनेरियो बताए आपको क्या करना है, स्टॉक में परिवर्तन के 3 सिनेरियो बताए क्या करना है। बिक्री या तो इन दोनों में से केस में से कोई सा होगा, स्टॉक में परिवर्तन इसमें से कोई सा होगा। बिक्री यहाँ से निकाल लेंगे, स्टॉक में परिवर्तन यहाँ से निकालेंगे, इन दोनों। हाँ जी, ये आदित्य वाली बात दोबारा बताना एक बार। आधिक्य वाली की बात का मतलब ये है बेटा कि स्टॉक में परिवर्तन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देखो जब अंतिम 500 है और प्रारंभिक 200 है तो आंसर कितना आया, आंसर आया 300, प्लस का आया। प्लस का कब आया, जब अंतिम 500 है और आरंभिक 200 है, मतलब अंतिम बड़ा है, तो आंसर प्लस का आया। अगर ये 200 होता और ये 500 होता तो आंसर बेटा नेगेटिव में आता। तो ये जो अब आरंभिक ज़्यादा है अंतिम कम है, तो इस लाइन को क्या लिखते हैं, इस लाइन को ये बोलते हैं बेटा अंतिम स्टॉक पर प्रारंभिक स्टॉक का आधिक्य। इसका मतलब है कि प्रारंभिक की वैल्यू ज़्यादा है और अंतिम की वैल्यू कम है, ये इसका मतलब होता है बेटा। अच्छा, अब जरा यहाँ से मैं ये निकाल लूँगा। अब आती है बात मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत की। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये जरा बेटा यहाँ पे समझेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत जो है, मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत जो है, ये आपकी जो है क्या होती है। मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत का मतलब ये है बेटा कि जो भी चीज़ उत्पादन की प्रक्रिया में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगी, एज अ कच्चे माल की तरह यूज़ होगी, वो मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत कहलाती है बेटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल की तरह जो भी चीज़ उपयोग होगी, कोई भी चीज़ जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रही है इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट। सो व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, यहाँ पे समझेंगे बेटा। जो कारक होते हैं, कारक को हम क्या कहते हैं, कारक को हम कहते हैं सॉरी कारक नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए आगत। जो आगत होते हैं ना आप, आगत का मतलब क्या होता है, आगत का मतलब होता है इनपुट जिसकी मदद से हम आउटपुट को क्रिएट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं जिसकी मदद से प्रोडक्शन हो रही है। और ये जो आगत होते हैं, ये आपके 2 तरीके के होते हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। एक होते हैं कारक आगत, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं गैर कारक आगत। दूसरे ये होते हैं,
ठीक है जी। अच्छा, कारक आगत के अंदर क्या आता है? कारक आगत के अंदर आता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये 4 चीजें जो होती हैं इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये कारक आगतें होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है बेटा कच्चा माल। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है कच्चा माल। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, मध्यवर्ती उपभोग जो है या मध्यवर्ती लागत जो है, इसके अंदर आपको इसको नहीं लेना, ये मध्यवर्ती उपभोग नहीं है, नॉट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं लिख देता हूं, ये मध्यवर्ती उपभोग नहीं है, ये मध्यवर्ती उपभोग नहीं है। वो जानबूझकर आपको क्वेश्चन के अंदर देगा कि कारक आगत इतने रुपए की और गैर कारक आगत इतने की। तो जो कारक आगत होती है, जो क्या लिखा है, ये लागत और आगत दोनों एक ही होती है ना भाई, लागत और आगत दोनों सेम नहीं होती है, अलग अलग चीजें हैं। तो ये मध्यवर्ती उपभोग नहीं है, ये मध्यवर्ती उपभोग है, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपको जानबूझ के ये भी देगा और ये भी देगा ताकि आप ये दोनों जोड़ दो। तो आपको ही ध्यान रखना है, ये नहीं लेना, ये वाला लेना है आपको। ये क्या है? ये आपका मध्यवर्ती उपभोग है। क्या है ये आपका मध्यवर्ती उपभोग है। जो आपने कच्चा माल यूज किया है प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, ये है जी आपका। अच्छा, अब ये जो कच्चा माल है आपने खरीदा कहाँ से? ये जो कच्चा माल है ये आप खरीदा कहाँ से? ये हम दो जगह से खरीद सकते हैं। एक जो होता है इसको कहते हैं घरेलू खरीद, एक तो होता है सिलेबस पे इतना सब है बेटा। अभी तो ये एक ही मेथड चल रहा है, अभी समझिए, बस ये खत्म हुआ। हाँ ये सब है, अभी आप न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा तब आप समझना ज़रा। अब ये कच्चा माल हम कहाँ से खरीद सकते हैं? एक है घरेलू खरीद और दूसरा क्या है? दूसरा जो है ये है विदेशों से खरीद। विदेशों से खरीद, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आयात। विदेशों से जो हम खरीदते हैं उसको हम आयात कहते हैं। और घरेलू खरीद किसको कहते हैं? अपने देश के अंदर से जितना भी खरीदा उसको हम कहते हैं घरेलू खरीद। ठीक है, बस बेटा हो गया, लास्ट है ये। उसके बाद जो है, अगर आपको मध्यवर्ती उपभोग नहीं दे रखा, आप क्या दे रखा होगा? अगर ये मध्यवर्ती उपभोग आपको नहीं दे रखा, आपको ये दे रखा होगा, आपको ये दे रखा होगा, आप अपने देश के अंदर जहां जहां से आपने खरीदा वो भी दे रखा होगा, दूसरे देशों से जितना खरीदा वो भी दे रखा होगा, दोनों को जोड़ देना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? मध्यवर्ती उपभोग आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये भी दे रखा है और आयात भी दे रखा है तो आयात को नहीं लेना, क्योंकि आयात तो ऑलरेडी उसका घटक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ ऊपर समझाई गई है वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी कि अगर आयात जो है, अगर आयात भी दे रखा है और ये भी दे रखा है तो भाई जो मुझे चाहिए वो दे तो रखा है, आयात उसी का ही तो पार्ट है, तो उसको नहीं लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उसको ले लिया तो गलत हो जाएगा, दो बारी ऐड हो जाएगा वो चीज़। अच्छा, और ये जो घरेलू खरीद होती है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कहाँ कहाँ से खरीदा। मान लीजिए आपकी जो फर्म है वो ए है, तो इस फर्म ए ने जिससे कच्चा माल खरीदा है, जिससे खरीदा हो, किसी से भी खरीदा हो, मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा फर्म बी से खरीदा, फर्म सी से खरीदा या फर्म डी से खरीदा, जिससे उसने कच्चा माल खरीदा है फर्म ए ने, मान लो फर्म ए है आपकी, हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसने जिससे खरीदा है उन सबको ऐड कर देंगे। अपने देश के अंदर उसने जहाँ जहाँ से खरीदा होगा उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? घरेलू खरीद। आयात में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होगा, आयात सीधा दे रखा होगा। तो इस तरीके से ये मध्यवर्ती उपभोग को हम निकालेंगे। ये इसके अंदर केस है इसका। या तो ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ होता है, या तो सीधा ही गिवन होगा। अगर सीधा ही गिवन है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई ये फिर कुछ करना ही नहीं है जब अगर सीधा गिवन है तो। लेकिन अगर सीधा गिवन नहीं है
तो फिर ये वाला सिनेरियो होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर बेटा आपकी आज की क्लास आपने बहुत ही अच्छे से ली है, ठीक है, पस्त हो गए हो तो फिर बेकार है, कुछ समझ नहीं आया होगा। अगर आपने आज की क्लास बहुत ही अच्छे से ले ली है, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? दिलकुश आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। तो अगर आपने एक एक कंपोनेंट को बहुत ही अच्छे से समझा है, उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती, अब आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है ये नहीं होने वाली है। ऐसे निकलेगा जीवीए, अभी तो जीवीए निकलेगा, ये तो जीवीए है, कहीं सोच रहे हो जीडीपी है ये तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का जीवीए है। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक का ये है, फिर तीनों को जोड़ूंगा तो जाके जीडीपी निकलेगा। कहीं सोचो ये हो गया, यही आ गया उत्पाद विधि से आंसर, ठीक है। ये मैं भेज रहा हूँ केशव, मैं भेज दूंगा भाई, शीट भेजूंगा मैं आपको अभी। तो भाई इस तरीके से जो है ये है उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग निकलता है, तब जाके जीवीए निकलेगा। फिर सब पर्टिकुलर सेक्टर का ऐसे ही निकलेगा, तब जाके जो है सबको ऐड करके जीडीपी टेम्पी निकलेगा उत्पाद विधि के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है उत्पाद विधि का। इतनी बकवास आपको ध्यान रखना है, तब जाके आप उत्पाद विधि के क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे। अब अगर ये एक एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, एक एक चीज़ आपको अगर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी है, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में मेजॉरिटी है, आपको एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली अगर आपने एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझा है। इसके क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, उससे पहले आप, आज फ्राइडे है, अच्छे से 2 दिन इसी को पढ़िएगा, आराम से गोल के पी जाइएगा। मंडे को हम जो है इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ये सब क्या है, कैसे ये कैलकुलेट होगा, तो ये सब आपको आना चाहिए, वरना मंडे को सब कुछ ऊपर से चला जाएगा। इल्मा आवाज़ आ रही है? यस सर। क्या कह रही हो? इतनी ऊपर से जा रहा है कि दिख ही नहीं रहा? यस सर आ रही है आवाज। क्या कह रही हो? इतनी ऊपर से जा रहा है, दिख नहीं रहा? सर हम पढ़ लेंगे सर। समझ में आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है, ये बताओ, सच सच बता दो। चलो सर आ रहा है? यस सर। अच्छा और कौन है जी? उमेश, आवाज़ आ रही है? यस सर। कुछ समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर समझ आ रही। समझ में आ रही है। शिवम सैनी, आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है। क्या कह रहे हो? मेरे को तो नींद आने लग गई। शिवम गोस्वामी, आवाज़ आ रही है? सर लीव कर दे। हाँ बिल्कुल जी, रोटी वोटी खाइए, आराम से ज़िंदगी के मज़े लीजिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सर्दी हो रही है रजाई में रहिए, ठीक है जी। मुस्कान आवाज़ आ रही है? मुस्कान आवाज़ आ रही है? मुस्कान तो आई नहीं है, गई क्या? यस सर। अरे तो वो वाली तुम्हारी बहन कहाँ गई? है सर। नहीं, आवाज़ तो आई नहीं थी, देख लो, चेक कर लो। चलिए जी, मिलते हैं।